यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल रीट एग्जाम 2025 की। टुडे यहाँ पे सेशन है वो है सीडीपी बाल विकास का, और बेहतरीन मस्त तरीके से अच्छे से चिल करते हुए और बहुत ही आनंद के साथ में हम पढ़ेंगे मस्त तरीके से। ओके, सो चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन एकदम मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, देखो स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, यहाँ पर ग्राहम वालेस ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 चरणों में रेखांकित किया है। उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक चिंतन के प्रथम चरण को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। सत्यापन है, उद्भावन है, तैयारी है, संशोधन। देखो ग्राहम वालेस ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 चरणों में, और वो 4 चरण सत्यापन, उद्भावन, तैयारी, संशोधन है। अब हमें इसमें पहला चरण बताना है कौन सा है। देखो जो सत्यापन है ये है इनका लास्ट वाला चौथे नंबर का। जो तैयारी है सबसे पहला यहाँ पर ये हो जाएगा तैयारी वाला। जो उद्भावन है सेकंड नंबर पर ये होगा। जो संशोधन है ये यहाँ पे थर्ड नंबर पर होगा। इस माध्यम से इनके यहाँ पर क्या है, ये 4 चरण है। तो इनका पहला बताना है, और ये सीक्वेंस वाइज नहीं लगे हुए हैं। तो पहला है तैयारी। आप खुद ही बताओ, आप यहाँ पे शिक्षण गतिविधि कराएंगे या फिर आप टेस्ट पेपर बनाएंगे, आप प्रश्न पत्र यहाँ पे बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, सबसे पहले तो उसकी आप तैयारी करेंगे, एजटिक नहीं करेंगे बताओ, या बिना तैयारी के हम ऐसे ही। अब देखो जो आपका रीट का पेपर बनेगा तो उसकी पहले से तैयारी कर रखी है कि भाई कैसा पेपर बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज रखने हैं, कैसे नहीं रखने हैं। तो तैयारी करके ही उसी माध्यम से तो पढ़ाया जाएगा। अब ये थोड़ा ही ना कि बिना तैयारी के ही। एक मिनट रुको, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं ना, फिर सही से नहीं दिखाई देता है। ब्राइटनेस ऐसा लगता है कि कुछ जो है ज़्यादा ही हो रखी थी। चलो अब सही है, थोड़ा मीडियम जो है सही होनी चाहिए। ओके, स्लो यहाँ पे। तो भैया देखो तैयारी, सबसे पहले हम कुछ भी करें पहले तैयारी करनी होती है। अब अगर किसी बालक को कुछ समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी हम कैसे करेंगे, पहले उस पर हम तैयारी तो करेंगे। पहले देखेंगे आखिर ये समस्या है क्या या क्या नहीं। ऐसे थोड़ा है कि बस हमने देखा नहीं और हम बस उसका समाधान ढूंढने लगे। तो कुछ भी हो यहाँ पे। अब अगर देखो किसी की शादी होती है, तो पहले दूल्हा पूरी तैयारी करता है, शेरवानी लाता है, फलाना ढिमकाना, लड़की को देख के आता है, पसंद करता है, और जो है एंगेजमेंट होती है, बहुत भाई यहाँ पे वर्क होता है, तब जाके तैयारी की जाती है। फिर तब जाके जो है यहाँ पे दूल्हा बनता है, वो तब सेहरा लगता है। ओके, क्लियर है ना। तो भाई सबसे पहले आप कुछ भी करेंगे आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप तैयारी करते हैं यहाँ पे। सेकंड उद्भावन है आपका, उद्भावन। अब हमने तैयारी की, अब इस बेस पर हम क्या करेंगे क्या नहीं, उस कार्य के लिए हम रेडी होंगे, करेंगे। संशोधन, यानी कि यहाँ पर संशोधन का मीन्स होता है कि भाई समस्या है तो उसका आंसर हमारे दिमाग में खोजबीन कर रहे हैं, चलो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँच भी गए हैं। और सत्यापन में है कि जब हमें ट्रू इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया, यानी कि हम अब जैसा कि यहाँ पे अगर किसी की शादी होती है तो पहले तैयारी करनी होती है, लड़की को देख के आया। अब यहाँ पर देखो उसे भाई पसंद आ गई, उसने बता दिया घर वालों को, ठीक है आ गई। अब यहाँ पर घर वालों ने कहा कि चलो एंगेजमेंट कर देते, चलो भाई यहाँ पे एंगेजमेंट भी हो गई, और यहाँ पे भाई दुल्हन घर पे आ गई, सत्यवाणी है भाई तुम्हारी ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारी वाइफ बन गई है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर ये नहीं होगा कि भाई रिश्ता टूट सकता है या फिर नहीं बनेगा, ऐसे शादी नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आपको दुल्हन मिल गई। ओके, समझ आया ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, कर्मादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। कर्मादेशित अधिगम की जो धारणा है किसके द्वारा दी गई थी, हल है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, वॉटसन है। कर्मादेशित अधिगम की धारणा दी गई थी स्किनर के। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है यह दिया है आपका किसने, स्किनर ने। हल ने दिया है अंतःनोद का सिद्धांत। ओके, यहीं पे थॉर्नडाइक ने दिया है पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत। पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। वॉटसन है आपके व्यवहारवादी सिद्धांत है इनका। ओके, वॉटसन क्या कहते हैं ना वॉटसन आपके कि मुझे कोई बालक दो और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। चोर, डकैती करने वाला चोर, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाला, जो चाहे मैं उसे बना सकता हूँ। ओके, ये कहते हैं वॉटसन। तो ये क्या है, व्यवहारवादी है।
चलो स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79 है, 50 से 69 है, 36 से 49 है, फिर 140 है। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बालकों का है? मंद बुद्धि यानी कि बिल्कुल खत्म है। तो यहाँ पे 140 जो है वो तो भाई प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है, ये तो यहाँ पर नहीं होगा। और 70 से 79 ये सामान्य से थोड़ा नीचे वाले हैं। यहाँ पर होगा 36 से 49, जिसका IQ लेवल है 36 से 49, वह क्या है यहाँ पे आपके मंदबुद्धि बालक है। आप उन्हें पढ़ा रहे भाई पढ़ लो ये कर लो, लेकिन उनके भेजे में ना घुसने वाला, आपका दिमाग खराब हो गया, लेकिन इन लोगों ने नहीं पढ़ पाया। ऐसे होते हैं मंदबुद्धि के बालक। हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, हम कह रहे हैं भाई कर लो ये कर लो, लेकिन नहीं, उनकी समझ नहीं आने वाला है ना, वो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका IQ लेवल यहाँ पे क्या है, मंद है। उनका जो बुद्धि का लेवल है उनकी भी गलती नहीं है भैया, है जब बुद्धि उनका यहाँ पे जो है एजुकेशन के फील्ड में वर्क नहीं, लेकिन हाँ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में तो मंद बुद्धि यहाँ पर है भाई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये अपनी लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। इनका मन अगर एजुकेशन के फील्ड में नहीं है, इन्हें चीज़ें नहीं याद होती, नहीं है जो है कैचिंग पावर इनकी बेस्ट नहीं है, नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है कि ये अदर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, इनकी रुचि और जिस भी कार्य में हो सकती है वो कर सकते हैं, लेकिन भाई पढ़ाई के मामले तो बिल्कुल ठट्टू है। ये क्या है? ठट्टू है। चलो नेक्स्ट, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का क्या उदाहरण है? देखो जब शिक्षण चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स बहुत ही जोश में होता है। क्या होता है? टीचर्स पूरे जोश में होता है, अच्छे से पढ़ाता है, बढ़िया लेक्चर देता है, बहुत ही मस्ती के साथ में पढ़ाता है। लेकिन कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है कि टीचर्स खुद पढ़ाते पढ़ाते तो बोर हो जाता है, या फिर ऊब जाता है एक ही चीज़ पढ़ाते पढ़ाते, या तो थोड़ा वो मंद गति से पढ़ाता है कि हाँ भाई कर लो, समझ आ गया। और कभी वो ऐसे पढ़ाता है कि बताओ बेटा समझ आ गया, अच्छी लगी आपको क्लास, ये वो बहुत ही अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से। और कभी बिल्कुल जो है मीडियम तरीके से, समझ आ गया, मैंने ये आपको लिख दिया सैमपट पर, आप इन्हें देख कर लीजिए, है ना, इस तरह से। तो जब आपके विचारों में, भाव में, बोलचाल में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं तो उनसे बच्चों पर फर्क क्या पड़ता है? उद्दीपन, परिवर्तन, कौशल का फर्क यहाँ पर पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। ऐसा होता है, आप खुद ही देखो, जब कोई बालक यहाँ पे जब कोई टीचर यहाँ पे क्लास बढ़िया मस्त तरीके से लेगा तो बालक भी रुचि के साथ में बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही अगर टीचर्स थोड़ा सा भी उब गया ना, थोड़ा सा ही उसने अपने अंदर ढीलापन ला लिया, तो तब से ही बालकों में आवाज़ में उतार चढ़ाव उत्पन्न हो जाएगी। उसी को उद्दीपन, परिवर्तन, कौशल कहते हैं। उनमें चेंज मेट हो गया कि अभी तो बालक बढ़िया रुचि लेके पढ़ रहे थे, और अभी क्या हुआ कि बालक भी भाई टीचर्स को देख रहे हैं, यही टीचर्स खुद ही यहाँ पे जो है आपके क्या ऐसे घूमने लगे पढ़ाते पढ़ाते, ये खुद यहाँ पर आपके बिल्कुल मंद हो गए, तो बच्चे भी कहेंगे भैया अब हम भी मंद होने वाले हैं, बस ठीक है, अब नहीं हो रहा है हमसे भी और पढ़ाई। चलो, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? देखो इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, ये है टेट। और हाँ भाई, ये व्यक्तित्व मापन की ये है आपकी यहाँ पे प्रक्षेपी विधियां है। और प्रक्षेपी विधियां किसे कहते हैं? प्रक्षेपी विधियां यही होती है, इसमें बालक स्वयं सभी बालक अपने अनुसार खोजबीन करते हैं स्वयं। और इसमें टेट में क्या होता है? चित्र कार्ड दिए जाते हैं आप लोगों को, चित्र कार्ड और पहेलियां दी जाती है सुलझाने के लिए, पहेलियाँ दी जाती है पजल्स के थ्रू। ऐसे जैसे यहाँ पे एक गेम्स होता है ना इस तरह के, इसमें ऐसा रास्ता यूँ वो पता नहीं किस तरह कहाँ से ये रास्ता है, फिर कहते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे फिनिश होता है, तो ऐसे ढूंढते ढूंढते पता चले यहाँ पे भी गेट बंद है, यहाँ पे भाई कैसे कैसे, इस तरह से दिमाग लगाते हैं। या बहुत ही डिफरेंट चित्र होते हैं, उन्हें खोजते हैं हम यहाँ पे अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के थ्रू। ये आपका क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इसमें व्यक्तित्व मापन, खुद व्यक्तित्व, बच्चे की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व का यहाँ पर जो है निर्धारण किया जाता है, उनकी विधियां हैं ये प्रक्षेपी विधियां, यानी कि बच्चे की खुद की पर्सनैलिटी के आधार पर, उनकी खुद की बुद्धि आधार पर क्या गतिविधि कर रहे हैं, वो कैसे खोजबीन कर रहे हैं, कैसे कार्ड पहचान रहे हैं, कैसे ये पजल से कैसे पहेलियां सुलझा रहे हैं, तो सबका नजरिया अलग अलग होगा। एक बालक तो इधर से शुरू करके इधर को स्टार्ट करेगा, बालक इधर से शुरू करके इधर से स्टार्ट, बालक इधर से शुरू करके सामने से स्टार्ट करेगा। सभी बालक अलग अलग तरीके से यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और सबका डिफरेंट आंसर्स भी आएगा, कुछ ये गलत सही इस माध्यम से। ओके, चलो, तो यही होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट है संप्रेक्षण संबंधी क्षमता कौन सी है?
संप्रेषण संबंधी क्षमता, संप्रेषण यानी कि बातचीत, देखो संप्रेषण आपका अकेले में नहीं होता, इसके साथ में एक या दो, फिर दो से अधिक बंदे होते हैं। हमारे सामने एक और बंदा है और जब हम आपस में बातचीत करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई मैंने सुना है कल आप शादी में गए थे, हाँ भाई मैं शादी में तो गया था, और भाई क्या क्या खाया वहाँ पे, हाँ भाई ये खाया वो खाया, चाउमीन वगैरह, ये फलाना ढिमकाना, है ना, ऐसे ऐसे मैंने ऐसे खाया। फिर आपकी पूछेगा हाँ भाई तुमने क्या किया कल, हाँ भाई मैंने तो भैया मेरा रीट का एग्ज़ाम है, मैं तो उसके लिए ही पढ़ रहा हूँ बस, मैं तो भाई शादी वादी नहीं कर रहा अभी, मैं तो शादी वादी छोड़ रखी है, अभी नहीं जाना कहीं भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। वही होता है संप्रेषण, हम आपस में बातचीत अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, वो किसी भी बेसिस पर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम संप्रेषण करने में भी कठिनाई फील होते हैं, हम दूसरे बंदे से ना तो कुछ पूछ पा रहे हैं, ना फिर हम उसे कुछ बता रहे हैं, ना फिर हमारे अंदर कुछ ऐसा लहजा है कि हम उससे बातचीत कैसे करें, या तो हम हेजिटेशन कर रहे हैं उससे, या हम डर रहे हैं उससे, बोल नहीं पा रहे हैं। तो संप्रेषण संबंधी जब अक्षमता, जब बातचीत नहीं कर पाते हैं, हम बातचीत में रुकावट आती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। ये होता है जब बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा हो कभी कुछ ऐसे होते हैं ना कि शर्मीले से टाइप के होते हैं, या फिर खुद क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, बोलते नहीं बोल पाते भाई दूसरे के साथ में। अब आप देखो, या तो दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, या फिर बड़ी बड़ी सिटी में जाओ, आप अगर वहाँ पे किसी से बातचीत करोगे, नहीं कर पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, भले ही आप कितने माइंडेड हैं, लेकिन आप उनके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो यह आपका क्या है, संप्रेषण संबंधी क्षमता है, आप में डिस्फेजिया है। और ये एक विकार है, बीमारी नहीं विकार है, सामान्य किसी में भी हो सकता है। अगर आप खुद उब जाएंगे किसी के सामने जाने से, शर्माए हैं ये मैं नहीं जाता, मैं तो शर्मा रही हूँ, ओके, तो आप में भी क्या है, डिस्फेजिया झलकती है। यहीं पर डिसलेक्सिया जो होता है, ये होता है पढ़ने से संबंधित। जब आप पढ़ नहीं पाते हैं, जो भी लिखा हुआ है ना उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हर एक पॉइंट्स में आप गलती करते हैं। डिसकैल्कुलिया होता है गणित विकार, जब आप मैथ के जो सम्स होते हैं ना उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे है डिस्ग्राफिया, यह होता है लिखने से संबंधित, जब आप शुद्ध तरीके से नहीं लिख पाते हैं, अशुद्धता आप में बहुत झलकती है, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ओके, चलो नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। और ये है यहाँ पे जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ये। और यहीं पर इन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 3 यहाँ पे बताए हैं। एक तो ज्ञान बताया है, संज्ञानात्मक पक्ष 3 है। ज्ञान, संज्ञानात्मक का मैंने बताया ना, ज्ञान नॉलेज से आधारित है, तो 3 बताए हैं। एक तो यहाँ पर बताया इन्होंने ज्ञान नॉलेज, एक यहाँ पर इन्होंने बताया है आपका क्या, अनुप्रयोग, और एक ब्लूम ने कहा है क्या यहाँ पर, बोध। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये अनुमूल्यन है ना, यह इसका पार्ट्स नहीं है, यह ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आधारित नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक ज्ञान नॉलेज, मस्तिष्क का यूज होगा, आपकी नॉलेज का यूज होगा, तो इसमें अनुमूल्यन इसका प्रकार नहीं है। सिंपली बढ़िया मस्ती से पढ़ो यहाँ पे, ओके, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बढ़िया अच्छे से एंजॉय के साथ में पढ़ते रहिए आप, और बेहतर अपने दिन को मस्त बनाइए, और बढ़िया हंसते मुस्कुराते एग्ज़ाम देना है। अगर आप एग्ज़ाम देते वक्त या फिर जैसे जैसे आपके दिन बीतते जा रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम आपका पास आता जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर घबरा जाएंगे ना तो जितना पढ़ा है ना भैया वो भी भूल जाएंगे, सच बता रही हूँ, इसलिए मस्ती से पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक, ये भी क्वेश्चन वही है, कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन है शायद। चलो नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है मुख्यतः किससे संबंधित है? छात्रों के मानसिक विकास के, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या फिर शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के व्यावसायिक विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट होगा ऑप्शन वो होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब है इसमें मानसिक विकास भी आएगा, इसमें यहाँ पे जो है शैक्षिक संस्थानों का विकास भी आएगा, इसमें व्यावसायिक विकास भी आएगा। इसमें यहाँ पे सर्वांगीण का मतलब है ऑल ऑफ जितनी भी यहाँ पे दिशाएं हैं ना बालक की, ओके, उन सब का डेवलप होगा। वो चाहे आपका यहाँ पे संज्ञान का है, ज्ञान नॉलेज, आपके मस्तिष्क का विकास है, यस वो भी होगा।
आपका व्यक्तिगत विकास है वो भी होगा, शारीरिक विकास है वो भी होगा, गति विकास है वो भी होगा, वातावरण विकास है वो भी होगा, सामाजिक विकास है वो भी होगा, सांस्कृतिक विकास है वो भी होगा, व्यावसायिक विकास है वो भी होगा, आर्थिक स्थिति का विकास है वो भी होगा। सभी ऑल ऑफ उसे ही कहते हैं क्या, सर्वांगीण विकास। सभी डायरेक्शनों का, सभी पक्षों का, सभी आधारों का विकास होना चाहिए बच्चों का। उसे क्या कहेंगे कि भाई बालकों को क्या होना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं इस माध्यम से कराओ जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, ऑल ऑफ सभी ऑल डायरेक्शंस का विकास हो। चलो नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक है थॉर्न है, रोजर्स है, विलियमसन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर है थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक के थॉर्न, याद रखना है। रीट से ही ये क्वेश्चन है आपका, रीट का ही सॉल्व पेपर का क्वेश्चन है, रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको रट लेना। ओके चलो, निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की एक विशेषता नहीं है। देखो एक तो आपकी होती है शेषावस्था, शेषावस्था होती है, फिर यहाँ पर होती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, फिर होती है किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर होती है वृद्धावस्था। ओके इस तरह से है ना। तो हमसे बाल्यावस्था की विशेषता पूछा है, नहीं है। शेषावस्था में तो बालक अनुकरण करके इंद्रियों के आधार पर सीखता है, ओके इस माध्यम से सीखता है बालक। लेकिन यहीं पर अगर हम बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था में बालक समूह की प्रबलता, सामूहिकता, बच्चों के साथ में खेल कूदना, और इस जो है यहाँ पे स्टेज को जो बाल्यावस्था है यह होती है यहाँ पे मान के चलो 6 से 12, 6 से, और ये होती है 0 से 5 साल के लिए। बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था होती है 12 से 18 के लिए, और ये आगे होती है फिर 18 से 30 इस जो है 30-40 इस माध्यम से। वृद्धावस्था आपकी ऐसे ही 35-40 के है, वो आगे की जो भी एज है ना बुढ़ापे की, वही और लाठी लेके चलना, ओके वो भाई वृद्धा बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है चलो, तो बाल्यावस्था की एक विशेषता कौन सी नहीं है बताना है। बाल्यावस्था की विशेषता है जो जब बालक बाल्यावस्था में होते हैं तो यह समूह में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। बालकों के साथ में खेलना कूदना, अच्छे अच्छे गेम, कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, और भाई बहुत अच्छे अच्छे गेम होते हैं जो कि खेलते हैं बालक। आपने देखा कभी गुल्ली डंडा खेला होगा है ना, भाई मैं तो बहुत खेलती थी, मैंने भी कोई गेम नहीं छोड़ा जब मैं अपनी बाल्यावस्था में थी ना भाई, बहुत मस्ती से बढ़िया खेलती थी मैं भी। ठीक है आप भी खेले होंगे, खेलना चाहिए भाई है ना। और सामूहिक, हाँ अपने दोस्तों के साथ में खेलना काफ़ी पसंद करते हैं इस जो है स्टेज में। अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, ग्रो भी होता है भाई। देखो इस वाली स्टेज में 6 से 12 में जब आप होते हैं ना, 12 साल में, इसमें आपकी जितनी भी लंबाई बढ़नी होती है, वृद्धि ग्रो आप किस तरह से करोगे, अब कितने अच्छे दिख रहे हैं कैसे नहीं है। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ तो बचपन में थोड़ा मीडियम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके वो बाल्यावस्था किशोरावस्था में बहुत ही परफेक्ट सुंदर से हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। और कुछ ऐसे होते हैं कि शेषावस्था में बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं और आगे चल के थोड़ा मीडियम से हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। ओके तो चेंजमेंट भी होता रहता है भाई। समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये अभी कहा ना, खेलों के अवस्था तो से कहा जाते हैं बाल्यावस्था को, और समूह में खेलना काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों के साथ में 3-4 दोस्त होते हैं और उनके साथ में बढ़िया अच्छे से खेलते हैं मस्ती से। लेकिन जिज्ञासा की कमी, ये है यहाँ पर आपका बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी। ओके भाई, जिज्ञासा की कमी यहाँ पर ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी थोड़ा ही ना होती है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। एक बालक काली गाय देखी, फिर काला कुत्ता देखा, काली वस्तु देखी तो उसे डर गया। अनुक्रिया अनुबंधन है, उद्दीपक सामान्यीकरण है ये, या फिर अनुक्रिया सामान्यीकरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। मानो कि एक बालक ने काला डॉग देखा, क्या देखा, एक बालक ने देखा काला कुत्ता, काला डॉगी, ब्लैक डॉगी यहाँ पर देखा, और ब्लैक डॉगी जैसे देखा, और भाई डॉगी क्या करता है, बार करता है, भौंकता है, काट भी सकता है, काट भी लेता है। कभी कभी बालकों का ऐसा होता है, अगर कोई बहुत ही डेंजरस सा डॉगी होता है, बालक छोटा बच्चा अकेला जा रहा है तो उसे काट भी लेता है, वो डेंजरस भी हो सकता है।
तो यहाँ पर बालक उसे देख के डर गया। बालक उसे देख के क्या हो गया, काले कुत्ते को डर गया। ओके, और अब उसे अब अगर कोई भी डॉगी की तरह कोई भी अगर उसे यहाँ पे ऐसी वस्तु या फिर कुछ भी दिखाई देगा ना, अब उसने काली गाय देख ली, काली गाय, तो उसे भी वो डॉगी ही समझेगा, बस वह काली है। काला डॉगी देखा और फिर काली गाय, सेम वही रंग की देख ली, काली ही उसने कुछ वस्तु देख ली तो उसे देख के डर गया। क्यों? क्योंकि अभी उसने अपने अंदर वह चीज आत्मसात नहीं की है कि डॉगी अलग होता है, गाय अलग होती है, नहीं, अभी वह ये चीज आत्मसात नहीं कर पाया है, अभी वह इतना नहीं समझ पाया, अभी छोटा बालक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वह अभी काली वस्तु को देख करके बस डर जाता है। उसने अपने मन में ये बैठा लिया कि ये जो काला यहाँ पे वस्तु है, काली चीज है, काली गाय है, काली कुत्ता है, फलाना है, ढिमकाना है, ये काला है ना, तो ये खतरनाक हो सकता है। बस उसे हर एक काली वस्तु से, काली चीजों से, काली गाय से, जानवरों से, पशु पक्षियों से, सबसे क्या लगता है, डर लगता है। क्योंकि उसने भी अपने अंदर, क्योंकि अभी उसका माइंड इतना ग्रो नहीं हुआ कि उसने आत्मसात कर लिया कि हाँ भाई गाय अलग होती है, डॉगी अलग होता है, कुछ वस्तु है तो वो अलग है। ओके, बस उसे तो काली गाय, काली वो क्या है, एक यहाँ पे उद्दीपन सामान्यकरण है, सामान्य सी बात है, सभी चीजों को देखकर डर बैठ गया उसके मन में। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शिक्षण है जो कि अधिगम का स्तर नहीं है? अबोध स्तर भी है, चिंतनशील स्तर भी है, स्मृति स्तर भी है, लेकिन दूरवर्ती स्तर यहाँ पर अधिगम का स्तर नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अवबोध स्तर, चिंतनशील, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर वो होता है जो अपनी मेमोरी में आप फील्ड करते हैं, याद करते हैं। चिंतन, कोई समस्या पर चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, समाधान निकालते हैं। अवबोध नॉलेज, ज्ञान, संज्ञान करते हैं। ओके, लेकिन दूरवर्ती स्तर यह है आपका, इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। अच्छा, थॉर्नडाइक का बताना है। थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्धांत किया जिसका शीर्षक क्या था? परीक्षण और त्रुटि अधिगम, चिन्ह अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, स्थानानंद। थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्धांत दिया और यहाँ पर था परीक्षण और त्रुटि। इसे हम क्या सकते हैं, परीक्षण को हम प्रयत्न भी कह सकते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, त्रुटि का सिद्धांत। और इनके तीन तो मुख्य नियम थे, तीन तो इनके क्या थे, मुख्य नियम थे थॉर्नडाइक के। एक तो यहाँ पर था इनका अभ्यास का नियम, एक था इनका तत्परता का नियम, तत्परता का, और एक था इनका प्रभाव का नियम। ओके, ये तीन नियम बताते हैं और 5 इनके गौण नियम होते हैं। 5 इनके क्या है, गौण नियम है थॉर्नडाइक के। और भाई इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। कि कैसे, बाहर एक मछली का टुकड़ा होता है, बिल्ली पिंजरे में होती है, बार बार वह उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती है, खाना चाहती है मांस के टुकड़े को बिल्ली, लेकिन बार बार वह आपका बार प्रयास करती है, तत्पर होती है, प्रभाव डालती है उस चीज पर खाने के लिए, लेकिन कभी, हाँ देखो वो तत्पर है, अभ्यास कर रही है निरंतर कि होगा मुझे वो मांस का टुकड़ा मिलेगा बाहर से, लेकिन जैसे वो तुरंत से यहाँ पे फिर उसे सॉल्यूशन मिल जाता है और वह मछली का मांस का टुकड़ा जो है वो उसे खा जाती है। यानी कि वह, अगर हम निरंतर किसी भी चीज पर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हमें वो अवश्य याद होगी। हम तत्पर बने रहेंगे तो हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। हम उस चीज के लिए प्रभावित है, हम मोटिवेट है, प्रेरणादायक है, प्रभाव डालते हैं वो हम पर, तो भी हम उसमें सक्सेस अवश्य होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो कि भाषा के विकास से? बिनेट, यानी कि बिने है। ओके, यहाँ पर है बिने। भाई बिने तो आपके ये तो IQ लेवल के लिए जाने जाते हैं, बुद्धि परीक्षण के लिए। चॉम्स्की, पावलोव आपके ये जाने जाते हैं कंडीशनिंग, अनुबंधन सिद्धांत दिया है। और मास्लो अंतःबोध का सिद्धांत दिया है इन्होंने। हाँ, चॉम्स्की ये जो है भाषा से संबंधित है। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बालक यहाँ पे आपका बालक क्या होता है, बालक जो है बालकों में भाषा जन्मजात होती है और स्वाभाविक रूप से ये सीखते हैं। ये नहीं कि इनमें जबर इन्हें सिखाया जाता है, नहीं, ये अर्जन करते हैं उसका स्वभाव रूप से, बस अनुकरण करते हैं, इंद्रियों के साथ में सीखते हैं। तो चॉम्स्की जो है भाषा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भाषा से जुड़े हैं, भाषा का सिद्धांत देते हैं। चॉम्स्की ये कहते हैं कि बालक क्या होते हैं आपके जन्मजात से ही भाषाविद होते हैं, जन्मजात ही इन्हें भाषा आती है। ये कहते हैं आपके कौन,
चोम्स्की। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन है, चाहे सीटेट हो, रीट हो, कोई सा भी सेट का टेट हो, चोम्स्की साहब जी अवश्य आते हैं, जीन पियाजे साहब जी अवश्य आते हैं, वाइगोत्स्की भी अवश्य आते हैं, स्किनर भी, पाउलो भी, ये सारे अवश्य आते हैं। और यहीं पे गार्डनर है, वो भी महाशय अक्सर आते हैं एग्जाम में। ओके, चलो तो भाई 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए हमारे। और लास्ट क्वेरी यही बनती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। और अगर सेशन अच्छा लगता है आप मुझे बताओ, अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, बिल्कुल मैं रिस्पॉन्स देती हूँ। और कोई त्रुटि है तो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही डाउट्स है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन कॉल अलाउ नहीं है, ओनली मैसेज में ही। और वो भी अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।